अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बायोलॉजी क्लास का लेक्चर है जिसमें आज हमने डिस्कस करना है न्यूक्लियस। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस को देखना है कि न्यूक्लियस है क्या, कौन सा ऑर्गेनल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर हमने न्यूक्लियस के अंदर मौजूद सब्सटेंसेस की कंपोजिशन को देखना है और फिर हमने न्यूक्लियस के फंक्शंस को देखना है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रोमिनेंट बॉडी होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट का मतलब है वाज़े। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने कहा था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा कवरिंग यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के साथ एक एक्स्ट्रा कवरिंग जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं मौजूद होता है। तो यूकैरियोटिक सेल, जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, 4 किंगडम हमारे पास यूकैरियोट्स के हैं, यूकैरियोटिक हैं। किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी के अलावा किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी, ये प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया आते हैं। जबकि इनसे बाद में आने वाले 4 किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया और प्लांटी, ये सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनके पास यूकैरियोटिक सेल हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, 2 मेजर ग्रुप्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म के, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये एनिमल सेल में सेंटर में होता है, क्योंकि एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं जो कि साइड पे होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये छोटे वैक्यूल मिल के एक बड़ा वैक्यूल बनाते हैं। प्लांट सेल में, मैच्योर प्लांट सेल में, जो इमैच्योर प्लांट सेल होंगे उसमें छोटे छोटे कई वैक्यूल होते हैं। जब प्लांट सेल मैच्योर होता है तो ये छोटे छोटे वैक्यूल आपस में फ्यूज़ होकर एक बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। अब इस बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पे धकेल दिया जाता है, थोड़ा सा साइड पे पुश कर दिया जाता है प्लांट सेल के अंदर। तो एनिमल सेल में ये सेंटर में होगा, जबकि प्लांट सेल में थोड़ा सा पेरिफेरल पोजीशन पे, साइड पे, यानी कि थोड़ा सा एक किनारे पे होगा। उसके बाद न्यूक्लियस की जो कवरिंग है, इसको ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया कि इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान ट्रांसपोर्ट हो सके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो सके। तो इस न्यूक्लियर एनवेलप या मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे कई पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं। जैसे साइटोमीन सेल और प्लाज्मिन फ्लूइड, साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर मौजूद फ्लूइड। उसके बाद हमारे पास वाज़े 1 या 2 बॉडी होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, ख़ास किस्म की बॉडीज़ होती हैं जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलाई। देयर आर 1 और मोर स्मॉल बॉडीज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। स्मॉल बॉडीज़ होती हैं और ये भी काफ़ी क्लियर होती हैं, वाज़े होती हैं। हमारे पास ये भी प्रोमिनेंट होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियोलाई का फंक्शन है कि हेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। यहाँ पे राइबोसोम को असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है, बनाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियोलाई जो हैं, या न्यूक्लियोलस भी हम इसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस रीजन या न्यूक्लियोलाई, ये आरएनए को भी बनाते हैं। आरएनए की जितनी टाइप्स हैं इनको भी बनाते हैं, राइबोसोम को भी बनाते हैं। फिर आरएनए और राइबोसोम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाहर राइबोसोम्स की तरफ, और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। देन हमारे पास के न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं।
एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस होगा बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन हम कहते हैं ऐसे मटेरियल को जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल में होता है, यानी जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसका जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, एक लिपटे हुए धागे की सूरत में होता है जो कि रैंडम होता है, बेतरतीब होता है, जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। एक्चुअली क्रोमेटिन की मिसाल ऐसे है जैसे हमारे पास एक धागे की नलकी है, उसको हम उधेड़ दें। अब धागे की एक नलकी है तो नलकी ऊपर वो धागा मौजूद है एक तरतीब के साथ। अगर इसको हम उधेड़ दें और ऐसे हम बेतरतीब सा गुच्छा बना लें तो ये क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल होगा। लेकिन जब ये धागा बहुत ज़्यादा कंडेंस होगा, बहुत ज़्यादा सिकुड़ेगा, तो ये किसकी शेप अडेप्ट कर लेगा, क्रोमोसोम्स की। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम एक स्प्रिंग को खींच लें। अगर हम स्प्रिंग को खींच लें और उसका रैंडमली एक गुच्छा बना लें तो ये क्रोमेटिन होगा। दोबारा हम स्प्रिंग को प्रेस करें और उसको वापस कॉइल्ड फॉर्म में लाएं, जैसा वो स्प्रिंग है इसी फॉर्म में लाएं, और ये हम प्रेस करके इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दें और एक ख़ास किस्म की शेप के अंदर इसको हम लाएं तो ये क्या होगा, क्रोमोसोम होगा। तो क्रोमेटिन मटेरियल बेतरतीब होता है, जब ये काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ता है, कंडेंस होता है, तो स्प्रिंग की तरह हेलिकल फैशन में क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। अब क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल्स में होते हैं, जब सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल चेंज हो जाता है क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम्स ख़ास किस्म के आर्डर और सीक्वेंस के साथ होते हैं, यानी तरतीब के साथ होते हैं। क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स के। अब डीएनए क्या है, डीएनए बेसिकली इज़ द जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए डबल हेलिकल है, ये न्यूक्लिक एसिड में आता है। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, और जीन हमें पता है ब्रांच जेनेटिक्स में जीन को हमने डिफ़ाइन किया था कि जीन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत की बुनियादी इकाई है। जितने भी करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, वालिदैन से औलाद में जाते हैं, ऐसी खसूसियात जिनकी मुंतकिली वालिदैन से औलाद में होती है, ये डीएनए के थ्रू होती है। डीएनए के पास जो जीन्स होते हैं एक्चुअली इन जीन्स के ज़रिए होती है, यानी सबसे छोटा यूनिट जो है, बुनियादी इकाई जो है वो जीन है। जीन मिलके ही डीएनए बनाते हैं, यानी कि एक डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। तो जीन्स के ज़रिए खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं फ्राम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात की मुंतकिली डीएनए के ज़रिए होती है। सो दैट इट इज़ कॉल्ड दी हेरेडिटरी मटीरियल। हेरेडिटरी का मतलब है विरासती मादा, कि ये विरासती मादा कहलाता है। विरासती मतलब कि विरासत की खसूसियात को कंट्रोल करता है। ऐसी खसूसियात बायोलॉजिकली जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पे आई कलर है, हेयर का कलर है, हेयर स्टाइल है, हाइट है, या इंटेलिजेंस लेवल है। तो ये सारी खसूसियात, स्किन कलर है, बहुत सी खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इनकी मुंतकिली इसी डीएनए के ज़रिए होती है, ये इसका फंक्शन भी है। उसके बाद हमारे पास के प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ऑलरेडी हमने बार बार इस बात को डिस्कस किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो का मतलब बिफोर या फाल्स, कैरियोटिक कैरियान से है, यानी कि इसमें गलत न्यूक्लियस होता है। गलत न्यूक्लियस का मतलब यही है कि कोई एक्स्ट्रा कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में। देयर क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। इनके क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती इनके साथ। एंड फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, यानी कि डिस्पर्स होते हैं या तैरते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियस को। उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसके फंक्शन, इसके अंदर कंपोजिशन, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम का डिफरेंस, और डीएनए का फंक्शन,
और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में भी हमने डिस्कस किया है।